हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और फ्रेंड्स अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल माय एजुकेशन ड्रीम पर। फ्रेंड्स अपने चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली स्ट्रेटेजी और वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की रणनीति यानी कि स्ट्रेटेजी के रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने जो अपना इस वीडियो में एक्सपीरियंस शेयर करने का जो इनिशियल मतलब डिसीजन लिया कि जिस तरीके से मैंने जे क्वालिफाई करने में अपनी स्ट्रेटेजी अपनाई और किन किन बातों को एक्सेप्ट किया और किन किन चीज़ों को अवॉइड किया, उन चीज़ों को मैं इन 20 दिन की स्ट्रेटेजी आपकी क्या रहने वाली है। तो फ्रेंड्स लास्ट के जो आपके पास ओनली 20 दिन बचे हैं, ठीक है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपकी जो लास्ट दिन की रणनीति है वो कैसे आप प्रिपेयर करें अपने एग्ज़ाम को। ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने जो दो कैटेगरी के अंदर अपने स्टूडेंट्स को डिवाइड किया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो आपके जो फर्स्ट अटैम्प्ट देने वाले स्टूडेंट है, ठीक है, कौन से, यानी कि अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट देने वाले स्टूडेंट है एक तो वो कैटेगरी, ठीक है, और अगर आपने दो बार अटैम्प्ट दे चुके हैं या फिर आपका नेट क्वालिफाई है तो आपको जीआरएफ के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए इन 20 दिनों के अंदर। ठीक है। तो इन चीज़ों को ही हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बता दूं, हम बात करेंगे कि जो सबसे पहले कि फर्स्ट अटैम्प्ट वाले स्टूडेंट, ठीक है, तो इसमें मैंने जो तीन चीज़ को जो है स्टेप में डिवाइड किया है, जो कि है आप देख सकते हैं PYQ, ठीक है, PYQ और मॉक टेस्ट और नेक्स्ट है एनालिसिस नोट्स। ठीक है। जैसे देख सकते हैं एनालिसिस नोट्स। अब आप बोलेंगे कि सर लास्ट 20 दिनों में अपने मतलब आप नोट्स बनवा रहे हैं तो एक अच्छी बात नहीं है। तो फ्रेंड इस बात को आपका फ़ायदा जो है नेक्स्ट जो आप एग्ज़ाम देंगे उसमें बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। इस बात पर भी डेप्थ से डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, और आप नेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं या फिर ऐसे ही देना चाह रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अब ये रियलिटी है कि आप 20 दिन की तैयारी में जीआरएफ कर जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स ये रियलिटी है, क्योंकि फ्रेंड्स जो अब जीआरएफ की कट ऑफ जा रही हैं वो बहुत ही मतलब आप देख सकते हैं लास्ट एनालिसिस बहुत ही टॉप की जा रही है। कंपटीशन दिन पर दिन हर साइकिल में आपका जो कंपटीशन है बढ़ता जा रहा है। ठीक है। तो आपको हम बात करें कि पीवाई को आपको कैसे लगाना है। देखिए अगर आपको जो है PYQ की बात करें किस तरीके से आपको PYQ लगाना है, ठीक है फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, अगर आपका टॉपिक ज़्यादा क्लियर नहीं है, मतलब सिलेबस आपका ज़्यादा सिलेबस कवर नहीं किया है, तो आपको क्या करना है, PYQ लगाना है। ठीक है। अब PYQ आपको लगाने का तरीका क्या होना चाहिए कि आपको क्या करना है कि जो PYQ है, ठीक है, उनके आपको नोट्स लगाने हैं। आपको PYQ दो टाइप से लगाना है कि एक तो देखना है कि किस तरीके से और जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, क्योंकि फ्रेंड्स आप फर्स्ट अटैम्प्ट देने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको कुछ आइडिया नहीं है कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसी होती है या फिर किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो आपको तो वो ओवरव्यू लेना कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है। और दूसरे आपको क्या करना है, जो टॉपिक आप टॉपिक ना लेकर आप को क्या करना है, जो क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन, यानी कि जिसको क्यों क्यों क्वेश्चन टेक्निक बोलता हूँ मैं अपनी लैंग्वेज में। फ्रेंड्स आपको क्यों क्यों टेक्निक क्यों क्यों टेक्निक अपनानी है। इसमें क्या होता है कि आपको क्वेश्चन का क्वेश्चन ही आपको प्रिपेयर करना होता है, और क्वेश्चन के जो ऑप्शन होते हैं उन सभी जो ऑप्शन चार होते हैं उनमें जो दिया गया है उनको आपको डीप से एनालिसिस करना है। उन चार ऑप्शन के लिए आपको जो आपका जो सिलेबस वाली बुक है उसमें उसमें मतलब जो आपने क्वेश्चन देखा, ठीक है, तो आपको जो बुक है वहाँ पर टॉपिक पढ़ो उसको, तो आपको PYQ जो पूछे गए उन क्वेश्चन के माध्यम से आपका सिलेबस कवर होगा। क्योंकि फ्रेंड्स अगर अब आप टोटली सिलेबस कंप्लीट करने की सोच रहे हैं तो 20 दिनों में नहीं हो सकता। तो आपको सच सही बात यह है कि आपको PYQ के माध्यम से क्वेश्चन निकालो और जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन के माध्यम से अपना सिलेबस कंप्लीट करो। ठीक है। 20 दिन में जितना हो सके क्वेश्चन बनाओ और उस वहाँ से अपना सिलेबस कंप्लीट करो। ठीक है। तो ये तो हुई PYQ की बात। अब हम बात करें कि मॉक टेस्ट। फ्रेंड्स ये मॉक टेस्ट पर जाना बहुत ही, तब एक हम बोल सकते हैं अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो तभी आपको मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। लेकिन मैं फिर सलाह देता हूँ कि आपका जो फर्स्ट पेपर है ना, आपका जैसे फर्स्ट पेपर है और सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर जो है आप भले ही आपने यूसी नेट के परस्पेक्टिव से तैयारी नहीं की हो, लेकिन आपका जो तब जो मास्टर डिग्री रही है ना उसमें आपने नया सब्जेक्ट अपना पढ़ा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे जो है क्वेश्चन वहाँ से भी देखने को मिलते हैं अगर आपने सही से मास्टर में पढ़ा है। तो आपको क्या करना है, जो फर्स्ट और सेकंड पेपर के मॉक टेस्ट दोनों की लगाने हैं, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर है ना
कुछ यूनिट्स आपकी जो है कॉमन पेपर की होती हैं, जैसे लाइक मैथ रीजनिंग डी आई वगैरह जो होते हैं ना, मैथ डी आई और रीजनिंग। अगर आप जनरल पेपर की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहाँ से अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन मॉक टेस्ट से क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा कि हाँ किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसको टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो आपके फर्स्ट पेपर की तैयारी अच्छी होगी मॉक टेस्ट लगाने से। जो सेकंड पेपर है, उस सेकंड पेपर में जो आपने मास्टर्स की जो तैयारी करी है ना, और उसको हम आप इस मॉक टेस्ट में अप्लाई करोगे तो आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल जो हाई होगा, ठीक है, मोटिवेशन भी मिलेगा आपको। ये ग्राउंड लेवल की बात होती है फ्रेंड्स, जो कोई नहीं बताएगा आपको, लेकिन मैंने रियलाइज़ किया है, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको मॉक टेस्ट के थ्रू जो है उन क्वेश्चनों को प्रिपेयर करना है जो आपने मास्टर्स में पढ़ा है और जो जनरल पेपर है वहाँ का, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी मॉक टेस्ट की बात। अब फ्रेंड्स जो एक शायद आपको अद्भुत बोल सकते हैं कि आपको थोड़ा अलग लगे कि फ्रेंड्स अब 20 दिन है और आप नोट्स बना रहे हैं। फ्रेंड्स मेरा ये मानना है कि अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, या मतलब नेट या फिर या फिर पीएचडी करना चाहते हैं, तो आपका एक शॉर्ट टर्म गोल नहीं है, ठीक है, आपका लॉन्ग टर्म गोल है, ठीक है। तो आपको इन 20 दिन में तैयारी ऐसी करनी है जो आपको ये आने वाले जो पेपर है, आप आने वाला साइकिल है, उसमें भी काम आए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लेकिन फिर जो ये आपका ये वाला मैंने जो पॉइंट लिया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है फ्रेंड्स। जैसे कि अगर आप रिवीजन नाम सुना होगा फ्रेंड्स, अगर आप जो 20 दिन है ना, 20 दिन में भी आप लास्ट के मेरे अकॉर्डिंगली जो 20 दिन है, 20 दिन में से भी जो 5 दिन है ना, 5 डे फ्रेंड्स, 5 डे आपको ऐसा करना है कि 5 दिन आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। 5 दिन में आपको जो आपने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, आपको 5 दिन के अंदर लास्ट 5 दिन में आपको क्या मॉक टेस्ट भी नहीं लगाने हैं, ठीक है। आपको बस जो आपने नोट्स बनाए हैं ना, आपका जो स्टडी मटेरियल है उसको रिवाइज करना है, ओनली रिवाइज रिवाइज रिवाइज। तो फ्रेंड्स ये जो एग्जामिनेशन है, अगर हम सेकंड पेपर स्पेशली की बात करें, तो इसमें फ्रेंड्स जो आपसे क्वेश्चन बनते हैं ना, वो एनालिटिक टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कॉन्सेप्ट फैक्चुअल को जो मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन है वो नहीं बनते हैं, जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है वो बनते हैं। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तभी आप क्वेश्चन को सही कर पाएंगे, ठीक है। उसके लिए क्या ज़रूरी है, आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं भी लगेंगी और आप उसका रिवीजन नहीं करें, एक बार पढ़ के छोड़ दिया, तो आपको कहीं ना कहीं वो सिर के ऊपर जाएगी, वो आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर आप जो 5 दिन है ना लास्ट के, उनमें अगर आप अच्छे से रिवीजन करेंगे, छोटा आपके पास कंटेंट फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बच्चे इधर उधर कंटेंट इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, लेकिन वो मतलब इन्हीं चीज़ों के पीडीएफ वगैरह के चक्कर में पड़े रहते हैं और अपने नोट्स नहीं बनाते। इसका मेन जो डिमेरिट देखने को ये मिलता है कि वो रिवीजन नहीं करते। उनके पास मटेरियल काफ़ी होता है, लेकिन उन मटेरियल का रिवीजन नहीं कर पाते, जिसके कारण उनका जो है वो ना तो इधर के रहते हैं ना उधर के, ठीक है, ये रियलिटी है फ्रेंड्स। क्योंकि आज के समय में इतने सारे यूट्यूब चैनल हैं और इतनी सारी किताबें हैं, कंटेंट तो बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं लैक ऑफ रिवीजन बहुत ही बड़ी चीज़ है, रिवीजन ना करना, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है वो ढंग से नहीं हो पाती है, ठीक है। तो जो आप जो एनालिटिक नोट्स बनाएंगे ना, तो उसमें आपको क्या करना है फ्रेंड, जो एनालिटिक नोट्स का मतलब है कि जैसे आपने मॉक टेस्ट लगाई, ठीक है, तो जो आप जो मॉक टेस्ट लगाओगे पी वाई को लगाओगे तो उन दोनों के नोट्स बनाए, किस चीज़ के, जो आपने पी वाई को लगाए इन 20 दिनों में और मॉक टेस्ट लगाए हैं, ठीक है। तो इन दोनों का जो आपका मटेरियल है, चाहे पेपर 1 हो या पेपर सेकंड हो, दोनों की बात करेंगे कि जो इन दोनों का जो आपका जो अपने जो पढ़ा है, इनका जो नोट्स बनाए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बनाए फ्रेंड्स। मैं सही बता रहा हूँ, बहुत से बच्चे होते हैं कि केवल मतलब ये नहीं कि उन्होंने ओनली 20 दिन या एक महीने पढ़ा, उनकी पहले की तैयारी होती है, लेकिन वो अपनी जो मतलब 20 से 25 दिन होते हैं, वो इतनी मतलब टाइम टाइम का कुछ नहीं देखते कि कितने घंटे हम पढ़ रहे हैं, वो अपने सिलेबस देखते हैं कि हमारा सिलेबस कितना कंप्लीट है, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत अच्छी टेक्निक्स है, क्योंकि टाइम टाइम मैटर नहीं करता, आपका सिलेबस कितना कंप्लीट है, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पी वाई क्यू और मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंगली आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। और उन नोट्स को जो है आपको लास्ट 5 दिन क्या करना है, जो लास्ट के जो 5 दिन बचे हैं ना, उनमें आपको उनका रिवीजन इतना करना है बढ़िया होगा, ठीक है। तो रिवीजन करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी होगा कि हाँ भाई मैंने इतना सिलेबस कवर कर रखा है, एक आप पॉजिटिव माइंड के साथ अपने एग्जाम हॉल में जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये तो बात की हमने जो आप फर्स्ट अटैम्प्ट वाले स्टूडेंट है, ठीक है, यदि आपने
अभी तक यूजी नेट एग्जामिनेशन नहीं दिया है और इन 20 दिनों में आप कुछ पॉजिटिवली करना चाहते हैं, ठीक है, ये मैं डायरेक्टली बोलना चाहता हूँ फ्रेंड्स, 20 दिन में आपका जेआरएफ नहीं होने वाला है, लेकिन फ्रेंड नेट के चांस बहुत हैं अगर आप इनका 20 दिन का सही से यूटिलाइज कर पाओ टाइम का, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि जो यदि आपका नेट क्वालिफाई है और आपका जेआरएफ नहीं है, मतलब आप जेआरएफ के लिए फाइट कर रहे हो, तो उसके लिए आपकी इन 20 दिनों की क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, ठीक है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट, यदि आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है और आप किसके लिए फाइट कर रहे हैं फ्रेंड्स, जेआरएफ के लिए, जिसको बोलते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आप जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप हो सकता है आपके लिए स्ट्रेटेजी ये थोड़ी कम बेनिफिशियल हो, लेकिन फ्रेंड्स मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, तो आप इसको मान सकते हैं फिर नहीं, ठीक है, ये अपन आपके ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने अपनी जो है 3 स्टेपों में जो है जेआरएफ के लिए स्टूडेंट या फिर नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट, सॉरी जो नेट क्वालिफाइड है जिनका ऑलरेडी और जेआरएफ के लिए फाइट कर रहे हैं, तो उनके लिए 2 स्ट्रेटेजी को, मतलब 3 स्टेपों में मैंने जो है इसमें डिवाइड किया, ठीक है। तो सबसे पहले टाइम मैनेज सॉरी मॉक टेस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर आपका मैं बात करूँ कि जेआरएफ के लिए अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका रीज़न क्या हो सकता है कि आपने जो नेट क्वालिफाई करने के दौरान मॉक टेस्ट ना लगाएं, ठीक है, मॉक टेस्ट ना लगाना, क्योंकि फ्रेंड्स एक जैसे आप मॉक टेस्ट लगाते हो ना, तो आप ऐसे ही इंटरफेस जैसे आप एग्जाम हॉल में करते हैं, एक तो एक मेंटलिटी सेट हो जाता है कि आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो और फिर एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आप एक पॉजिटिवली माइंड के साथ जाएंगे, तो आपको एक मोटिवेशन भी हाई होगा, तो आपको जो एक जो सिली मिस्टेक होती है ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि आप उस पर ध्यान दें, ठीक है। तो आप सिली मिस्टेक जो है करना तभी बंद कर पाएंगे जब आप एग्ज़ाम से पहले मॉक टेस्ट लगाएं, ठीक है। और मॉक टेस्ट में जब आप सिली मिस्टेक नहीं करोगे तो आप एग्ज़ाम हॉल में भी सिली मिस्टेक नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि आपने फ्रेंड्स पहले ही माइंड सेट किया हुआ और आपकी पहले से प्रैक्टिस है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आपको मॉक टेस्ट फ्रेंड्स मॉक टेस्ट की एक जो स्ट्रेटेजी बहुत ही बेस्ट है, वो है आप एक एक मेरा ऐसा मानना है कि आप रोज़ मॉक टेस्ट मत लगाओ, ठीक है। आप जैसे एक मॉक टेस्ट आज लगाया, कल का दिन छोड़ के फिर तीसरे दिन मॉक टेस्ट लगाओ, फिर चौथे दिन लगाओ फ्रेंड्स, ये ऐसा मेरा मानना है कि अगर आप रोज़ मॉक टेस्ट लगाओगे ना, तो फ्रेंड्स अगर आप रोज़ मॉक टेस्ट लगाओगे तो उसको आपको एनालाइज भी तो करना है, ये थोड़ा ना है कि मॉक टेस्ट लगा लो और बस ऐसे छोड़ दे, नंबर देख ले कितने सही कितने, ये तो बहुत रॉन्ग हो जाएगा आपको, ये तो इससे अच्छा तो मॉक टेस्ट लगाओ मत, ठीक है, मेरा ऐसा मानना है। मॉक टेस्ट का मतलब होता है कि आप हर जो मॉक टेस्ट है ना, उसके हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस करें, ठीक है, मॉक टेस्ट का जो क्वेश्चन है उसको उसको एनालाइज करें, ताकि आपको वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो, ठीक है, और आपको अंडरस्टैंडिंग जो आपकी क्षमता है वो भी इम्प्रूव हो, ठीक है। तो मॉक टेस्ट लगाओ और मॉक टेस्ट लगाने का जो शेड्यूल है वो ऐसा रखो कि जिस टाइम में आपका शिफ्ट में एग्ज़ाम होने के चांस हो, यानी कि जैसे आप जानते हैं कि जो सुबह वाली शिफ्ट होती है मॉर्निंग की और इवनिंग की, तो उन दोनों ही जो आपका टाइम है उसी में लगाएं, ताकि आपका एक माइंड सेट हो जाए कि हाँ इस टाइम पे मेरा जो है माइंड सही चलता है, ठीक है। तो आपको उसी टाइम पर मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। तो ये तो मॉक टेस्ट की बात होगी। नेक्स्ट है कि जैसे जो टाइम मैनेजमेंट फ्रेंड्स, अगर आपका जो है जेआरएफ नहीं हो रहा है और नेट बार बार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं या फिर जो आप एग्ज़ाम में पेपर जो है कर रहे हैं, तो उसका ये भी रीज़न होता है कि आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। फ्रेंड्स मैंने बहुत बच्चों से सुना है कि उनके मतलब 150 में से आपके मतलब 135 मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं, कारण क्या है? क्योंकि जो लास्ट क्वेश्चन होते हैं लास्ट क्वेश्चन तक, सॉरी फ्रेंड्स, वो क्या करते हैं मतलब लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाते, रीज़न क्या होता है कि जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन होते हैं उनमें ही उलझे रहते हैं, उसका कारण रहता है कि अच्छे से टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स आपको जो मॉक टेस्ट है ना, उसके माध्यम से आप टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से करना है, ताकि आप क्वेश्चन जो है, आपको क्वेश्चन को न केवल तब टोटल क्वेश्चन करने, बल्कि उन पर जो आप क्वेश्चन पर कितना समय दे रहे हैं वो उस चीज़ को भी एनालाइज कर सकें, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, ठीक फ्रेंड्स, आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने एक मुझे स्टूडेंट मिला था, वो बोल रहा था कि सर मेरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, ठीक है, और मॉक टेस्ट भी सही है, लेकिन फ्रेंड्स उसका जो पेपर मॉक टेस्ट में भी अच्छे नंबर आए तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, लेकिन उसका फिर भी जब क्वेश्चन छूट रहे थे, उसका रीज़न क्या है कि जो मॉक टेस्ट टाइम पर लगाते हैं उन पे जो पेपर फर्स्ट है ना,
फ्रेंड्स वो फर्स्ट पेपर में इतना टाइम दे देते हैं कि वो सेकंड पेपर तक पहुँचते नहीं है। फ्रेंड्स मेरा ये मानना है कि आपको क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन जो है जो आपका पेपर है क्वेश्चन पेपर वो फर्स्ट और सेकंड पेपर होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, आपको जो सेकंड पेपर है आपको मास्टर्स का आपने उसमें महारत हासिल करे हुए आपको उसका अच्छी खासी नॉलेज है। लेकिन फ्रेंड्स जो फर्स्ट पेपर है ना वो काफ़ी टाइम टाइम कंज्यूमर जो होता है वो होता है, ठीक है। तो बहुत से बच्चों ये गलती करते हैं कि पहले लगाए फर्स्ट से क्वेश्चन स्टार्ट कर, फर्स्ट का क्वेश्चन आता है तो DI का, बच्चे उसमें उलझे रहते हैं और उसमें ही आधा घंटा ले गए, ठीक है। और पता चला कि DI के 5 में से क्वेश्चन 2 ही सही हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स DI में जो क्वेश्चन बनते हैं ना बहुत ही टिपिकल बनते हैं, जो मतलब अच्छे लेवल के बनते हैं DI के, ठीक है। तो मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा कि जो आपको जो पेपर 1 है ना उसको आप बाद में अटेम्प्ट करें। और अगर पेपर अटैम्प्ट फर्स्ट पेपर करे भी तो उसमें जो मैथ वाला पार्ट होता है, मैथ और DI और रीजनिंग, ये 3 पार्ट ऐसे हैं इनको आपको सबसे बाद में करने हैं। सबसे पहले मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आपको सबसे पहले फर्स्ट पेपर अटैम्प्ट करना है। लेकिन फर्स्ट पेपर में जो है ये फ्रेंड्स टाइम मैनेजमेंट की रिगार्डिंग मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट पेपर में आपको क्या करना है कि सबसे पहले फर्स्ट पेपर में आपको जो सभी यूनिट्स करनी है छोड़कर किसको, जो आपको मैथ DI और रीजनिंग इन तीनों यूनिट को छोड़कर आपको फर्स्ट पेपर सारा अटैम्प्ट कर देना है, ठीक है। और फिर हम बात करें सेकंड पेपर की, तो फिर आपको सेकंड पेपर करना है, ठीक है। फिर सेकंड पेपर जब आपका सारा हो जाए तो फिर जो फर्स्ट पेपर बच रहा है उसके जो फर्स्ट पेपर के जो ये मैथ मैथ रीजनिंग DI जो 3 पार्ट बचे ना उनको उनके जो क्वेश्चन आपको लगाने हैं, ठीक है। तो ये आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आप पेपर सेकंड में सही हो लेकिन आप सेकंड पेपर के आप 50 या से 70% क्वेश्चन नहीं कर पाए और आपका टाइम जो है चला गया। तो ऐसा ही गलती आपको एग्जामिनेशन में नहीं करनी है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको वो आपका जो JRF से डाउन कर देगा और आप वही पहले वाली कंडीशन आपके सामने रिजल्ट में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले फर्स्ट पेपर की जो मैथ DI रीजनिंग को छोड़कर और न्यू यूनिट है उनको अटैम्प्ट करनी है। और उसके बाद जो है आपको पेपर सेकंड सारा अटैम्प्ट करना है। उसके बाद जो आपकी जो थर्ड जो पार्ट है आपका मतलब आपके स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली मैथ रीजनिंग जो है वो आपको अटैम्प्ट करनी है, ठीक है। तो ये तो होगी टाइम मैनेजमेंट की बात। अब बात करते हैं कि लास्ट एग्जाम एनालिसिस। फ्रेंड्स अगर आप मतलब JRF करने चाहते हैं ना, मतलब ऑलरेडी आप नेट क्वालिफाई हैं तो आप JRF के लिए ही एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि जो आपका जो लास्ट एग्ज़ाम हो ना, यानी कि जो आपका कौन सा जो आपका जून जून 2024 जून 2025 का जो आपका एग्जामिनेशन हुआ है वो आपको सही से एनालिसिस करना है, ठीक है। कि आपका जो अगर हम बात करें डीप से तो आपका जो सेकंड पेपर है ना उसको आपको सही से एनालाइज करना है, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स जो आपका जो हम बात करें कि जो आपका नेट और JRF इसका जो मेन डिफरेंस होता है ना ये फ्रेंड्स हद से हद इसमें ना आपके ये बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन यानी कि 10 या फिर 12 मार्क्स इन कई खेल होता है जो आपको JRF दिलाने से चूक जाते हैं, ठीक है। तो आपको जब ये जो गैप है ना तब जो आपका ये 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन का जो गैप है ये कहाँ से आपको जो गैप है ना ये कहाँ से भरना है, ये आपको इतनी छोटी छोटी चीज़ों से ही करना है। जैसे आपको लास्ट एग्ज़ाम जो लास्ट पेपर का जो लास्ट साइकिल का जो एग्ज़ाम हुआ है उसको आपको डेप्थ से आपको एक एक करके मतलब बोलते हैं ना कि जैसे बोलते हैं ना कि जो बच्चों में से जो मलाई मलाई होती है दूध में दूध हो गया, ठीक है। दूध में से ये मलाई है, ठीक है। ये दूध हो गया तो दूध में से जब मलाई निकलती है ना यानी कि कैंडिडेट में JRF निकलते हैं, आपको भी उसी वे में तैयारी करनी है, ठीक है। आपको भी जो पेपर को जो एग्जाम पेपर है उसको इतना एनालाइज करना है कि आपको एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए प्रत्येक क्वेश्चन पर, तभी आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे जब आप अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो लास्ट साइकिल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है खासकर जो सेकंड पेपर है उसको अच्छे से एनालाइज करना है ताकि आप एक उसी डायरेक्शन में तैयारी करें जैसा कि लास्ट पेपर का ट्रेंड रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये सभी बातें जो है अच्छी लगी होंगी और अगर आप एक तार्किक रूप से सोचेंगे या व्यवहारिक रूप से भी इन चीज़ों को अपनाएंगे तो आपको सोचने में तब एक पॉजिटिवली साइन मिलेगा कि हाँ ये बात सही है, ठीक है। तो बस मैं सजेस्ट करूँगा कि जो मैंने बातें बताई हैं इनको फॉलो करें। आई होप कि आपको रिजल्ट पॉजिटिवली मिलेंगे, ठीक है।
तो फ्रेंड्स ये था मेरा जो थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर किया कि आपकी जो लास्ट 20 दिनों की जो स्ट्रेटेजी है वो कैसे रहने वाली है बिगनर्स के लिए, और जो जो नेट क्वालिफाई हैं या फिर जिनका जेआरएफ नहीं है, नेट है, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है या फिर कोई आपका सजेशन है या फिर कोई एडवाइस चाहिए तो आप उसको भी टाइप कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो आप, ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।